एक लड़की ने भागकर शादी की थी, तो इसी वजह से उसका जो भाई होता है, जब वह एक दिन अपने मायके आती है तो उसे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है और बहन अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद वो ससुराल में रहने लगती है। लेकिन जब यह बात उस लड़की की माँ को पता चलती है तो माँ अपने बेटे को बुरी तरह से धमकाती है और उसे अपनी बेटी के बारे में कुछ ऐसी बात बताती है जिसे सुनने के बाद जो बेटा होता है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह जाकर अपनी बहन से माफ़ी मांगकर उसे अपने घर ले आता है। ये बात जैसे ही गांव वालों को पता चलती है तो गांव वालों की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि लड़की हो तो ऐसी हो वरना बेशक से ना हो। कौन थी वह लड़की और क्या बात थी ऐसी जिस बात को सुनकर भाई जिसने हाथ पकड़कर निकाला था वही उसे मनाकर वापस ले आया। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट के पासी के गाँव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और 3 उनकी लड़कियां हैं। सबसे बड़ी लड़की का नाम कविता होता है और सबसे छोटा एक लड़का होता है जो 3 बेटियों के बाद हुआ था, उसका नाम होता है अमित। अब जो अमित होता है वो अभी अभी जन्म लेता है, लेकिन अब तक जो बड़ी बहन थी वो कम से कम 16 साल की हो गई थी। अब यहाँ पर जो पिता थे वह मेहनत मजदूरी किया करते थे और जो माँ होती है वह भी मेहनत मजदूरी किया करती है। पिता का नाम खेमचंद होता है और माँ का नाम होता है रुक्मणी। रुक्मणी जो है वो बिहार की रहने वाली है और जब पिता की शादी नहीं हो रही थी तो उसके बाद वो बिहार से जाकर शादी करके लेकर आया था, क्योंकि वहाँ पर पैसों से शादी हो जाया करती है। तो इसी वजह से यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ वो इस घर में रहने लगता है और जब उसके बच्चे हो जाते हैं और बड़ी बेटी 16 साल की हो जाती है तो उसके बाद जो पिता खेमचंद होता है वो और भी जोर शोर से मेहनत मजदूरी करने लगता है और साथ में उसकी पत्नी जो रुक्मणी होती है वह भी मेहनत मजदूरी करने लगती है ताकि वह अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर सके और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सके। यहाँ पर जो बेटी होती है वह सयानी हो रही है और माता पिता मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। धीरे धीरे 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं और 2 साल बाद तक पिता ने इतने पैसे इकट्ठा कर लिए थे कि वह अपनी बेटी की शादी करा सके और बेटी भी 18 साल की हो गई है। लेकिन जैसे ही बेटी की शादी के लिए वो इधर उधर लड़का ढूंढते हैं तो उसी दौरान यहाँ पर जो पिता खेमचंद होते हैं उनको अचानक से बहुत तेज दर्द होता है और उसके बाद जब वो अपना चेकअप करवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें कैंसर है और ये बात उन्हें अंदर तक हिलाकर रख देती है। इसके बाद यहाँ पर जो पिता खेमचंद होते हैं वो ये बात अपनी पत्नी रुक्मणी को बताते हैं। अब रुक्मणी जब इस बात को सुनती है तो उसके बाद उनके इलाज के लिए इधर उधर घूमने लगती है, लेकिन पिता मना करने लगता है। कहता है कि पहले बेटी की शादी कर लेते हैं और मेरा इलाज बाद में करवा देंगे। लेकिन पत्नी कहती है कि देखो आप बने रहोगे तो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवा लेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो बेटी की शादी में 1-2 साल है तो आपका इलाज करवा लेते हैं इन पैसों से और उसके बाद बेटी की शादी करा देंगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पिता खेमचंद होता है वह भी समझ जाता है, क्योंकि अभी उसकी 2 बेटियां और बची हुई है और लास्ट में एक बेटा है, तो वह किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकता और इसी वजह से वह अपने इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर रुक्मणी अपने पति खेमचंद को लेकर इधर उधर घूमती है, जहाँ भी डॉक्टर साहब बता देते वहाँ पर जाया करती और उसके इलाज में वो सारे पैसे लगा देती है जो अब तक उन दोनों ने मजदूरी करके इकट्ठा किए हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके पास ना तो कोई पुश्तैनी ज़मीन है और ना ही कोई ऐसा सहारा है जिस सहारे की वजह से ये अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर सके। मेहनत मजदूरी पर पूरी तरह से डिपेंड होते हैं। और जब यहाँ पर रुक्मणी अपने पति खेमचंद को लेकर डॉक्टर साहब के चक्कर काटने लगती है तो उसके बाद वो भी मजदूरी नहीं कर पाती है और परिवार के अंदर रुपये पैसों की पूरी तरह से तंगी आ जाती है। तंगी के चलते यहाँ पर खेमचंद का इलाज भी रुक जाता है और उसके बाद वो बिस्तर पकड़ लेता है। कुछ ही दिनों बाद जो खेमचंद होता है वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और जैसे ही खेमचंद इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उस टाइम पर जो कविता होती है वो बड़ी दुखी होती है, क्योंकि अब तक उसे लग रहा था कि घर वाले उसकी शादी करा देंगे, लेकिन उसकी शादी का पैसा तो पिता के इलाज में लग गया, ऊपर से उनके पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। सभी लोगों के बीच में गम का माहौल हो जाता है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि जो कुछ हुआ था वो ऊपर वाले की मर्जी थी और इसमें वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद यहाँ पर पिता का अंतिम संस्कार किया जाता है और परिवार दोबारा से उसी तरह से चलने लगता है। बस फर्क इतना होता है कि यहाँ पर पहले पिता और माँ दोनों मजदूरी किया करते थे, अब केवल जो माँ रुक्मणी है वही मजदूरी पर जाया करती और परिवार की जीविका को चलाने के लिए पैसे कमाया करती। लेकिन अब रुक्मणी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि बेटी की उम्र शादी के योग हो गई थी और अभी तक उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बेटी की शादी करवा सके। तो इसी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा गुमसुम सी रहा करती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा करती है। एक रात की बात होती है जब परिवार के अंदर सभी लोग आराम कर रहे थे, लेकिन रुक्मणी जो होती है वह अपने बिस्तर में पड़ी पड़ी फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ पर जो बड़ी बेटी कविता होती है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार है और वह जब अपनी माँ की रोने की आवाज़ सुनती है तो एकदम से बिस्तर से खड़ी होकर अपनी माँ के पास जाती है और पूछने लगती है कि माँ क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो।
तो उसके बाद यहाँ पर जो माँ रुक्मणी होती है वो एकदम से रोते हुए अपनी बेटी को गले से लगाती है और कहती है कि बेटी क्या करूँ, तेरी शादी की उम्र हो रही है और मेरे पास पैसे नहीं है। जो भी पैसे कमा करते हैं, कुछ पैसे अगर इकट्ठा किया करती हूँ तो कोई परिवार में से बीमार हो जाया करता है, तो उसके बाद यहाँ पर मेरे पास नहीं पैसे हैं, तो इसी वजह से मैं तेरी शादी नहीं करवा पा रही हूँ। अब क्या होगा, कैसे होगा, इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हूँ। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं कैसे भी करके तेरी शादी जरूर करवा दूंगी। ऐसा कहकर माँ फूट फूट कर रोती है। और यहाँ पर जो बेटी होती है जब इस बात को देखती है कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और इस वजह से उसकी माँ को बहुत कुछ सहन करना पड़ रहा है, तो इस वजह से उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह भी अपनी माँ के गले लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद यहाँ पर जो माँ होती है वो अपनी बेटी को समझा देती है और दोनों आराम करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद से जो कविता होती है उसके दिमाग में ये बात घूमने लगती है कि माँ मेरी शादी के लिए बोल रही है, क्योंकि कविता ने यह भी कहा था कि माँ मेरी शादी मत करो, मैं तो यहीं पर रह लूँगी और मैं भी आपके साथ मजदूरी पर जाया करूँगी। लेकिन यहाँ पर जो माँ होती है वह मना कर देती है, कहती है कि नहीं बेटी, अभी तेरी शादी नहीं हो रही है गरीबी के चलते। अगर तुम मजदूरी करने के लिए जाने लगेगी तो उसके बाद फिर से कोई तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल से तैयार नहीं होगा। तो इसी वजह से वह अपनी बेटी को घर पर ही रहने के लिए कहा करती है और खुद जाकर मजदूरी करके पैसा कमाया करती है। लेकिन कैसे भी करके पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था और जब यह बात कविता देखती है तो उसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर अपनी एक चाचा की लड़की के पास चली जाती है, जिस चाचा की लड़की का नाम सीमा होता है। और जब वह सीमा के पास जाती है तो वहाँ पर वह काफ़ी ज़्यादा उदास रहती है और सीमा उससे उदासी का कारण पूछने लगती है। तो यहाँ पर जो कविता है वह उसे अपने उदासी का कारण बता देती है, कहती है कि दीदी इस तरह से माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है और मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ। अब यहाँ पर जब सीमा इस बात को सुनती है तो थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुझे इसके लिए कदम उठाना होगा। तो यहाँ पर कविता पूछने लगती है कि दीदी कैसा कदम उठाना होगा, तो वो कहती है कि तू ना भागकर शादी कर ले, उससे तेरे पैसे भी नहीं लगेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कविता है वो एकदम से चुपचाप रह जाती है और कहने लगती है दीदी ये आप कैसी बात कर रहे हो, चारों तरफ बदनामी हो जाएगी। लेकिन तभी जो सीमा है वो कहने लगती है कि बदनामी हो तो हो, लेकिन तेरी माँ का दुख तो दूर हो जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी और तू अपने जीवन में व्यस्त रहना। इस बात को सुनकर कविता थोड़ी देर के लिए सोचती है और सोचने के बाद कहने लगती है कि भागकर तो शादी कर लूं, लेकिन किससे शादी करूं। तो यहाँ पर जो उसके चाचा की लड़की होती है वो कहने लगती है कि इसकी चिंता तू मत कर, मेरा एक देवर है जिसकी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि पहले उसने थोड़े बहुत वैसे काम कर दिए थे जिनकी वजह से चारों तरफ उसकी बदनामी हो गई है। अगर तू चाहे तो मैं अरेंजमेंट करवा सकती हूँ और उससे तुम्हारी भागकर शादी करने में मैं मदद कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास भी पैसा नहीं है, वरना मैं तेरी ऐसी शादी करा देती और ना ही मेरे परिवार के पास पैसा है। दरअसल वो परिवार पूरी तरह से करीब था और इसी वजह से ये ऐसा कह रही थी। तो यहाँ पर जो कविता होती है वो थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद कहती है कि ठीक है दीदी, शादी तो मैं कर लूँगी, लेकिन उसके बाद उससे बात कर लो कि मैं शादी के बाद नौकरी करूँगी और नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करूँगी, क्योंकि मेरे परिवार के पास और कोई सहारा नहीं है और मेरी छोटी बहनें भी तो है ना, माँ अकेली उनकी भी शादी नहीं कर पाएगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह वो भी इधर उधर भागकर शादी करे। इसके बाद सीमा भी हामी भरती है और यहाँ पर दोनों बहन इस बात को तय कर लेते हैं और सीमा अपने देवर से इस बारे में बात करती है। देवर जिसकी शादी नहीं हो रही थी, उम्र काफ़ी ज़्यादा थी और वह इस बात के लिए फ़ौरन से हामी भर लेता है, कहता कि ठीक है भाभी, अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। यहाँ पर जो सीमा होती है वह कविता और अपने देवर सतवीर दोनों की एक मुलाकात करवाती है और उस मुलाकात के दौरान यहाँ पर जो कविता होती है वह सारी बात उस देवर के सामने खोल देती है। देवर भी इस बात को लेकर तैयार हो जाता है और उसके बाद सीमा की मदद से दोनों की भागकर शादी करा दी जाती है। अब जैसी कविता घर से भागती है तो उसके बाद लोगों में ये बात चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर गांव के अंदर ऐसा ही माहौल हुआ करता है और सभी लोग इस बारे में बातें बनाने लगते हैं। चारों तरफ ये बात फैल गई थी कि लड़की ने भागकर शादी कर ली, क्योंकि माँ की बस की शादी करना नहीं था तो इसी वजह से भाग गई है। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं और ये बातें घूमते घूमते कविता तक भी पहुँचती हैं, लेकिन कविता को इस बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद जो कविता है वह अपने पति के साथ उसी शहर के अंदर रहने लगती है जहां पर वो रहा करता था और वहीं पर एक कंपनी में काम करने लगती है। काम करने के दौरान जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो उसके बाद वह अपनी माँ से मिलने का फैसला करती है और एक दिन रात के समय में अपने पति को लेकर चुपके से अपने घर आ जाती है और वहां पर अपनी माँ से मिलने लगती है। जब माँ उसे देखती है तो पूछने लगती है कि बेटी तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तो वह अपनी माँ को रो रो कर पूरी कहानी बता देती है। कहती है कि माँ आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे ना, तो इसी वजह से मैंने भागकर शादी कर ली। और यहाँ पर जब माँ को पता चलता है कि बेटी ने किस वजह से भागकर शादी की है तो उसके बाद वह उससे माफ़ी मांगती है। कहती है कि बेटी मुझे
माफ़ कर दे, मैं तो और ही कुछ सोच रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी मेरे लिए इतना पच रही है और उसने मेरी वजह से सब कुछ किया है। कविता अपनी माँ से कहती है कि माँ माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो किया था उसमें ये सोचना तो लाजमी था। इसके बाद यहाँ पर जो कविता होती है वह अपने पास से पैसे निकालती है और पैसे निकालकर अपनी माँ को दे देती है। कहती है कि मान लो ये पैसे, इन्हें अपने पास रखो और बहनों की शादी में ये काम आएंगे। यह बात सुनकर माँ मना करने लगती है, लेकिन तभी जो कविता होती है और उसका पति जो सतवीर होता है वो दोनों के दोनों उसे बता देते हैं कि आप चिंता मत करो, आपके परिवार में कोई मर्द नहीं है ना, तो मैं इसका पूरा साथ दूंगा और आप चिंता मत करो, आपकी बेटियों की शादी अच्छी तरह से हो जाएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। यहाँ पर इस बात को सुनकर माँ की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। वह उन पैसों को लेकर रख लेती है और अपने बेटी और दामाद को अच्छी तरह से घर के अंदर भोजन कराती है। रात के अंधेरे में ही दोनों के दोनों वहां से निकल जाते हैं और इसके बाद दोबारा से यही प्रोसीजर रोज रोज का होने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और बीतते बीतते समय आ जाता है 2020 का, और अब तक यहाँ पर जो कविता होती है उसको 2 बच्चे हो चुके हैं और बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। यहाँ पर उसकी दोनों बहनों की शादी उसने अच्छी तरह से करवा दी है अपनी माँ के साथ मिलकर, उसके पति की हेल्प से, और उसका पति भी बड़ा ही अच्छा है। वो उसका हर बात के लिए ख्याल रखा करता और उसके हर छोटे बड़े फैसले में उसका साथ दिया करता। तो यहाँ पर कविता को किसी भी बात की प्रॉब्लम नहीं है और अब तो वह घर पर दिन के समय में भी जा सकती है। लोग बातें तो बनाते हैं, लेकिन कविता किसी से कोई मतलब नहीं रखती है। वो सीधा अपने घर जाया करती और घर से वापस अपने ससुराल आ जाया करती। यहाँ पर सब कुछ इसी तरह से चल रहा था और तभी एक दिन अचानक से जब कविता अपने मायके जाती है तो वहाँ पर घर के अंदर उसका भाई था जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका था। और यह जैसे ही कविता अपने घर के अंदर जाती है तो भाई उसे घर के अंदर मिलता है। जैसे वो अपने भाई से पूछने लगती है कि भैया माँ कहाँ है, तो एकदम से भाई की आंखें बदल जाती हैं और वह गुस्से भरी निगाहों से अपनी बहन की तरफ देखने लगता है। बहन कहती है कि क्या हुआ छोटे, इस तरह से क्यों देख रहा है। तो उसके बाद जो भाई होता है जिसका नाम अमित होता है वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे धमकाते हुए घर से बाहर निकालने लगता है। कहता है कि निकल जा तू यहाँ से, तू यहाँ पर क्यों आती है, जब भी तू आती है ना मेरे साथ के लड़के मुझे चढ़ाया करते हैं कि तेरी बहन ने भागकर शादी कर ली है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी घर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुमने भागकर ही शादी कर ली है तो यहाँ पर अब क्या लेने के लिए आती हो, बिल्कुल भी यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है और निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा कहकर वह अपनी बहन को धक्के देकर घर से निकालने लगता है। बहन अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है, कहती है भाई रुको, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ अलग बात है, लेकिन यहाँ पर भाई उसकी एक नहीं सुनता है और धक्के देकर उसे घर से बाहर निकाल देता है। ये बातें अड़ोस पड़ोस के लोग भी देख लेते हैं क्योंकि दिन का समय था और जब यहाँ पर उसकी बहन घर से बाहर निकलती है तो उन लोगों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन ही मन वह बहुत कुछ सोचने लगती है। लेकिन फिर भी वह जैसे तैसे करके वहां से अपने सामान को लेकर वापस निकल जाती है और आंखों में आंसू लेकर दोबारा से अपनी ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में जाकर जब वह काफ़ी ज़्यादा उदास रहती है तो उसका पति सतवीर उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ कविता, तुम इतनी उदास क्यों हो। तो यहाँ पर जो कविता होती है वह उसके सामने रो रो कर पूरी कहानी बयां कर देती है। इस बात को सुनकर जो सतवीर होता है वो कहने लगता है कि ऐसी बात है तो मैं अभी के अभी तुम्हारे भाई को बताता हूँ कि उसने ऐसा मेरी पत्नी के साथ कैसे कर दिया। लेकिन तभी यहाँ पर जो कविता होती है वह अपने पति को रोक लेती है क्योंकि पति काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और कहीं ऊंच नीच हो गई तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। पति कहता भी है कि मैं केवल उससे बात करके आऊँगा, लेकिन पत्नी को विश्वास नहीं होता है और वह बिल्कुल से अपने पति से मना कर देती है। इसके बाद धीरे धीरे तकरीबन 10 से 15 दिन बीतते हैं। यहाँ पर बहन ने अपने आप को समझा लिया था और सोच लिया था कि मैं बिल्कुल भी अपने मायके नहीं जाऊंगी। लेकिन जैसे ही माँ को ये महसूस होता है कि बेटी मायके भी नहीं आ रही है और ऊपर से उसका फोन भी नहीं आया है, तो उसके बाद वह अपनी तरफ से फोन करती है और फोन करके कहने लगती है बेटी तू मायके क्यों नहीं आ रही, काफी दिन हो गए हैं तुमको। क्योंकि यहाँ पर जो कविता है मुश्किल से 20 दिन के अंदर मायके आ जाया करती थी, लेकिन पहले ही वो 10 दिन बाद आई थी और 15 दिन फिर से हो गए थे तो 25 दिन हो गए थे। और इस बीच में पहले तो उसका फोन आया था लेकिन उसके बाद उसका कोई भी फोन नहीं आता है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कविता होती है वह एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और रोते रोते अपनी माँ से कह देती है कि माँ इस तरह से भाई ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उसकी बहन हूँ, तो इसी वजह से अब मैं मायके नहीं आऊंगी। आप लोग वहीं पर रहो, अगर आपको मिलना है तो आप ही मेरे पास आ जाना। यह बात सुनकर माँ को बड़ा ही बुरा लगता है और वो कहने लगती है कि तू आ तो सही, मैं देखती हूँ इसे ये ऐसे कैसे करता है और तू कैसी भी चिंता मत कर। लेकिन बेटी साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं माँ, अब मेरा भाई बड़ा हो गया है ना, वो घर की जिम्मेवारी को संभाल लेगा और अब मैं अपनी
अपने परिवार की तरफ ध्यान देती हूँ। ऐसा कहकर बेटी फोन काट देती है, लेकिन तभी जो माँ है वह अपने बेटे के आने की राह देखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसका बेटा बाहर से घूम कर आता है और जैसे ही बेटा घर के अंदर आता है तो यहाँ पर माँ उसे खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन को इस तरह से घर से बाहर निकालने की। तो यहाँ पर जो बेटा है वह कहने लगता है कि क्यों ना निकालूं उसे घर से बाहर, उसने चारों तरफ मेरी बदनामी कर रखी है और सभी लोग मेरे जो दो यार दोस्त हैं वो कहा करते हैं कि तेरी बहन ने बहुत गलत किया है, और तू भी बोलता है तेरी बहन तो किसी को लेकर भाग गई थी और उसने भाग कर शादी की है। यहाँ पर बेटा इन बातों को कहते हुए काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन तभी जो माँ होती है वो एकदम से अपना रौद्र रूप अपने बेटे को दिखाती है और उसे धमका धमका कर कहने लगती है कि तुझे क्या पता है अपनी बहन के बलिदानों के बारे में, उसने कितना कुछ किया इस परिवार के बारे में। अगर एक बार सुन लेगा ना तो उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुमने जिसे घर से बाहर निकाला है उसकी वजह से ही आज तू इतना बड़ा हो पाया है। इस बात को सुनकर बेटा कहने लगता है कि ऐसा क्या एहसान कर दिया उसने हम पे। तो यहाँ पर जो माँ है वो उसे धमकाते हुए कहने लगती है कि तेरी बहन ने ना अपनी जिंदगी को पूरी तरह से परिवार के लिए न्यौछावर कर दिया है। वो चाहती तो घर के अंदर रहती, हम जिससे भी शादी कराते उसके साथ शादी करके अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर सकती थी, लेकिन परिवार की गरीबी को देखते हुए तुम्हारी बहन ने भागकर शादी करने का फैसला किया और इसी वजह से ऐसे व्यक्ति को चूज किया था जो कि उसके हर फैसले में उसका साथ दे। यहाँ पर जो तुम्हारा जीजा है ना उसकी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि उसने पहले कुछ ऐसा कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जब तेरी बहन को देखा कि परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है तो उसके बाद उसने ऐसा किया, और उसके बाद जो तेरी दो बहनों की शादी हुई है वो भी उसी की करामात है। और तू जो इतना बड़ा हुआ है, अच्छे से कपड़े पहना करता है, अच्छे घर में रहा करता है, आज तक भी तेरी बहन मुझे पैसा देती हुई आई है ताकि मैं तुझे पाल पोस कर इस काबिल कर सकूँ कि तू घर परिवार को चला सके, लेकिन तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा करके बहुत गलत किया है। ऐसा कहने के बाद माँ एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और तभी यहाँ पर जो बेटा अमित होता है उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसके बाद सबसे पहले तो वो अपनी माँ से माफ़ी मांगता है, कहता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन माँ कह देती है कि मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका तुमने दिल दुखाया है ना उससे जाकर माफ़ी मांगो, क्योंकि तुम्हारी बहन किसी देवी से कम नहीं है। इस बात को सुनकर अमित कहता है कि ठीक है माँ, मैं अपनी गलती को सुधारूंगा और अभी के अभी मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जो अमित होता है वहां से सीधा अपनी बहन के ससुराल में पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद जो अमित होता है वह जब घर के अंदर जाता है तो बहन उसे देखते ही अपनी आंखों में आंसू ले आती है और उससे मुंह दूसरी तरफ करके खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी जो अमित होता है वह एकदम से जाकर अपनी बहन के पैर पकड़ लेता है और रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि आपने हमारे लिए इतना किया है, इसी वजह से सब कुछ हो गया और अब मैं सभी लोगों को जवाब दे सकता हूँ और तुम चलो अभी के अभी मेरे साथ। बहन जिसकी आंखों में आंसू हैं वह मना करने लगती है, कहती है कि नहीं भैया, आप अपने घर में आराम से रहो और अब आप बड़े हो गए हो ना तो अपने घर को संभालो, मैं बिल्कुल भी आपके घर में नहीं आऊंगी। लेकिन तभी यहाँ पर जो भाई होता है उसके पैरों को पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी और मेरे साथ नहीं चलोगी तब तक मैं तुम्हारे पैरों को नहीं छोड़ने वाला हूँ। और इतनी देर में यहाँ पर अमित का जो जीजा होता है वह भी आ जाता है सतवीर। अब जब सतवीर अपने साले का ये व्यवहार देखता है तो उसके बाद उसे भी उस पर तरस आने लगता है और वह अपनी पत्नी से कहने लगता है कि जब तुम्हारा भाई इस तरह से माफ़ी मांग रहा है तो क्यों नहीं मान लेती उसकी बात। तो यहाँ पर कविता कहने लगती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना, वहाँ पर फिर से किसी दिन मुझे ऐसे निकाल देगा तो फिर मेरा क्या रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है वह अपनी पत्नी को हल्का सा धमकाता है और कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना, तुम अभी के अभी अपने भाई के साथ जाओ, क्योंकि छोटों से गलती हो जाया करती है और उनकी गलतियों को माफ़ करना चाहिए। तो यहाँ पर जो कविता होती है वह भी अपने आंखों के आंसू को पहुँचती है और अपने भाई को गले लगाकर उसके सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। यहाँ पर भाई बड़े ही शान से अपनी बहन का बैग पकड़कर उसे वहां से अपने गांव लेकर आता है। और जब गांव के अंदर भाई अपनी बहन का बैग पकड़कर ले जा रहा था तो उसके कुछ दोस्त भी उसे देख रहे थे, लेकिन आज उसकी आंखों में कैसी भी शर्मिंदगी नहीं है और वह अपनी बहन को आदर सहित घर के अंदर ले जाता है और वहीं पर रखने लगता है। इसके बाद जब अमित से कोई ऐसा कहता है कि तुम्हारी बहन भागकर शादी की है तो उसके बाद जो अमित है वो उन्हें ये सारा जवाब दे देता है और ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में पता चल जाती है। जब गांव के लोग इस बात को जानते हैं तो लोग कविता की वाहवाही करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि लड़की हो तो ऐसी हो, क्योंकि इसका कारण ही कुछ ऐसा था। उसके बाद गांव में इस लड़की की वाहवाही होने लगती है और जब कभी फिर ये गांव में आया करती है तो लोग इज्जत से इसकी तरफ देखा करते हैं और गांव की महिलाएं भी आकर इससे बातचीत किया करती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।